मूवी की शुरुआत 1980 के दशक में एक शांत टाउन से होती है, जहां एक बेबी सिटर एमिली 2 बच्चों मार्क और उसकी बहन मरीना की उनके ही घर पर देखभाल कर रही होती है। मार्क उसे बताता है कि उनके पिता कहते हैं उनकी अलमारी में एक मांस खाने वाला दानव रहता है। एमिली इसे बच्चों की इमेजिनेशन समझती है, लेकिन फिर भी अलमारी को चेक करके बंद कर देती है और उसके सामने एक चेयर अड़ाकर उस पर मार्क का एक टॉय भी रख देती है और वहाँ कुछ भी नहीं है। कहते हुए दोनों भाई बहन को सुला देती है और नीचे आकर टीवी पर म्यूजिक सुनते हुए एंजॉय करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह आराम करने बैठती है तो अचानक वही टॉय उसे टीवी के पास रखा मिलता है और उस पर "You are pretty" लिखा होता है। एमिली सोचती है कि यह मार्क की शरारत होगी और तुरंत बच्चों के कमरे में जाती है, जहां मार्क अभी भी सो रहा होता है। लेकिन मरीना गायब होती है और अलमारी भी खुली होती है। एमिली घबराकर अलमारी को फिर से बंद करके टॉय को उसके सामने रख देती है और मरीना को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन मरीना ने भी यह नहीं किया होता है। इस बीच अचानक किसी ने दीवार पर लगी सारी फोटो फ्लोर पर रख दी होती है। अलमारी भी फिर से खुलकर टॉय अब माँ के बेड पर रखा होता है और इस बार उस पर "बी माइन" लिखा होता है। एमिली का डर बढ़ जाता है। वो फिर से मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार किसी ने मरीना का भी मुंह बांधकर उस पर "फॉरएवर" लिखा कागज रख दिया होता है। एमिली घबराकर फोन चेक करती है, लेकिन किसी ने फोन की वायर भी काट रखी होती है। तभी अचानक टीवी पर एक वीडियो टैप भी अपने आप चलने लगता है और उसमें एक डरावना नकाबपोश इंसान एनवर लिखा पेपर पकड़े खड़ा दिखता है। एमिली बुरी तरह घबरा जाती है और तभी वही नकाबपोश एमिली के पीछे आकर बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है और इस पूरी घटना को वीडियो टैप भी कर लेता है। अब कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है और एक लड़की डीना अपने होम टाउन मतलब उसी टाउन लौटती है जहाँ उसका पूरा टाउन अभी हैलोवीन की तैयारियों में डूबा हुआ होता है। रास्ते में डीना को उसके पुराने स्कूल मेट्स चैड और विलिस मिलते हैं, जो थोड़े शरारती अंदाज में उसका स्वागत करते हैं। उनसे थोड़ी बातें करने के बाद डीना अपने पिता के लिए दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर पहुंच जाती है। इसी दौरान टाउन के शेरिफ आर्नल्ड को अचानक अपने घर के सामने एक रहस्यमयी पैकेज मिलता है। उसमें उन्हें टाउन के ही एक घर के गैराज डोर का रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसे देखकर शेरिफ थोड़ा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ डीना अपनी दोस्त हैडी से मिलने पहुंचती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होती है। डी उसे बताती है कि आज रात उसे शेरिफ के बेटे की बेबी सिंह का काम मिला है और मजाक करती है कि शेरिफ की पत्नी की मौत के बाद से वो अकेले हो गए हैं, तो क्यों ना मैं ही उनसे शादी करके मेज अर्नोल्ड बन जाऊं। थोड़ी देर बाद डीना अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ उससे मिलकर खुश होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके माता पिता दोनों किसी अज्ञात कारण से उदास भी लगते हैं। शेरिफ अब अपने एक ऑफिसर के साथ जॉर्ज करते हुए उस रिमोट वाले घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वह घर सेल पर लगा होता है और अब वहाँ कोई नहीं रहता है। उन्हें पता चलता है कि ये वही घर है जहाँ एमिली की हत्या हुई थी और एमिली की हत्या के बाद उस घर के मालिक ने रिपोर्ट भी किया था कि उसका गराज रिमोट गायब है। दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि स्टेशन में उन्हें सेम वैसा ही एक और पैकेज मिलता है, लेकिन इस बार उसमें एक वीडियो टैप होता है जिस पर लिखा होता है "नाइट ऑफ द रिपर द कैंपर"। टैप चलाने पर उसमें उन्हें वही नकाबपोश कातिल जंगल में एक कैंपर की हत्या करते दिखता है, ठीक उसी तरह जैसे एमिली की हत्या हुई थी। शेरिफ को याद आता है कि जब उन्हें उस कैंपर की लाश मिली थी तो सबने उसकी मौत को सामान्य एक्सीडेंट बताया था। इधर डीना की दोस्त हेडी का अचानक पेट दर्द होने लगता है, जिस वजह से वह बेबी सिंह के अपने काम पर नहीं जा पा रही होती है। इसलिए वह डीना से शेरिफ के घर जाकर उसके बेटे का ध्यान रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो डीना भी मान जाती है और बेबी सिंह करने शेरिफ के घर जाने निकल पड़ती है। शेरिफ अब अपने ऑफिसर के साथ दोबारा उस कैंपर की मौत वाली जगह की जांच करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर एलिजाबेथ मिलती है, जो सड़क पर एक्सीडेंट में मरे एक डॉग की लाश उठा रही होती है। शेरिफ थोड़ी देर रुककर उसकी मदद के लिए पूछते हैं और फिर से आगे बढ़ते हुए अपने ऑफिसर के साथ उस कैंपर की हत्या वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां जांच करते हुए उन्हें एक और वीडियो टैप वाला बॉक्स मिलता है और जब स्टेशन पहुंचकर वह टैप देखते हैं तो उस पर लिखा होता है "नाइट ऑफ द रिपर दी बेबी सिटर" और ये टैप एमिली की हत्या वाला होता है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि नकाबपोश कातिल ने गैराज रिमोट का इस्तेमाल करके घर में घुसकर एमिली की बेरहमी से हत्या की थी। शेरिफ को अब यकीन हो जाता है जिन सारी मौतों को सामान्य मौतें समझा गया था, दरअसल वे सब एक सीरियल किलर द्वारा की गई हत्याएं थी। वीडियो में उन्हें चैड की कार भी नजर आती है। इसी सुराग पर शेरिफ चैड से पूछताछ करते हैं, क्योंकि चैड को वीडियो रिकॉर्ड करना भी पसंद होता है।
लेकिन चैड अपनी बेगुनाही का दावा करता है। इसी बीच डीना अब शेरफ के घर बेबी सिंह के लिए पहुंच जाती है और शेरफ के बेटे मैक्स से बातें करते हुए दोनों जल्दी दोस्त बन जाते हैं। मैक्स के गेम से बोर होकर डीना उससे कहती है कि अगर वो उसे पूरे घर का दौरा करवाएगा तो वो उसे मिठाई देगी। तो मैक्स भी मान जाता है और घर का टूर कराते कराते उसे बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ डीना को मैक्स की मरी हुई माँ की शादी की ड्रेस दिखाई देती है। फिर मैक्स उसे अपने कमरे में लाकर अपनी माँ की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि उसकी माँ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। वो डीना को अपने वॉकी टॉकी भी दिखाता है, जिससे दोनों बातें करते हुए हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। इसी दौरान शेरफ भी घर पर फोन करते हैं और डीना से बात कर अपने बेटे की सुरक्षा की जांच करते हैं। थोड़ी देर बाद डीना और मैक्स पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखते हैं और मैक्स मूवी देखते हुए ही सो जाता है। पर तभी अचानक डीना को बैकयार्ड में किसी के होने का आभास होने लगता है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ उसे एक डॉग की लाश पड़ी दिखाई देती है। अचानक घर का दरवाजा भी हिलने लगता है। डीना समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है। शेरफ भी अब आगे की जांच के लिए चैड के दोस्त विलिस के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां भी एक और वैसा ही वीडियो टेप मिलता है। शेरफ गुस्से में विलिस को पकड़कर स्टेशन ला लेते हैं और जब वह टेप देखते हैं तो इसमें उन्हें वही नकाबपोश कातिल उनकी पत्नी को भी बेरहमी से मारते हुए दिखाई देता है। गुस्से में आकर शेरफ विलिस को ही वीडियो टैप किलर समझकर गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान डीना महसूस करती है कि कोई घर के अंदर उसका पीछा कर रहा है। उसे घर की एक खिड़की टूटी हुई दिखाई देती है और अंदर एक कमरे में डीना को उसकी बहन एमिली की तस्वीरों से भरा एक क्राइम बोर्ड दिखाई देता है। घबराहट में डीना तुरंत भागकर मदद के लिए पुलिस स्टेशन कॉल करने लगती है, लेकिन जब कातिल डीना की आवाज का पीछा करते हुए उसे मारने आता है तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वहाँ टीना होती नहीं बल्कि वो अपनी फेक वॉइस रिकॉर्डिंग से कातिल को धोखा देकर खुद चुपके से उस पर हमला कर देती है और जब कातिल को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है और उसके सामने एमिली की मौत वाला वीडियो टैप चल रहा होता है। लेकिन इस बार टैप में नकाब के पीछे कोई और नहीं बल्कि डीना खुद होती है, जो कातिल जैसा मास्क पहनकर असली कातिल को उकसा रही होती है। और धीरे धीरे जब कातिल अपना नकाब उतारता है तो असली चेहरा सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर एलिजाबेथ होती है और उसने ही एमिली कैंपर और शेरफ की पत्नी की हत्या की होती है। डीना उससे कहती है कि मुझे पता था कि आज तुम मैक्स की बेबी सिटर हैडी को मारने वाली थी, इसलिए ही मैंने हैडी को दवा देकर उसकी तबीयत खराब कर दी और उसके बदले मैं खुद यहाँ आ गई और मैंने ही मैक्स को बेहोश करके विलिस के हाथों से सुरक्षित हैडी के घर पर पहुँचाया ताकि वो मैक्स की देखभाल कर सके। एलिजाबेथ ये सुनकर हैरान रह जाती है और खुद को चेयर से छुड़ाकर डीना को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन घर में उसे उसकी ही चाल की तरह डायरेक्शंस वाली कई चिट्ठियां मिलती है जो उसे एक वॉकी टॉकी तक ले जाती है। डीना वॉकी टॉकी पर उसे चिढ़ाती रहती है। हत्या करने की धुन में पागल एलिजाबेथ अब डीना को ढूंढते हुए घर के बाहर आ जाती है, जहां डीना उसे इशारा करके हेलोवन के गोस्टली फिगर से सजी एक जगह पर बुलाती है और चुपके से खुद भूतिया मेकअप में एलिजाबेथ के सामने आकर उसकी टांग में एक गोली मार देती है। और यहाँ असली राज खुलता है कि डीना दरअसल एमिली की बहन है और वह कातिल से अपनी बहन की हत्या का बदला लेने आई है। लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाली होती है, अचानक पीछे से चैड आकर उस पर वार कर देता है और एक और खुलासा होता है कि चैड भी एलिजाबेथ का पार्टनर था और वही सारे वीडियो टैप रिकॉर्ड करता था, जबकि एलिजाबेथ अपने शिकारों को बेरहमी से मारती थी। दोनों मिलकर बेहोश डीना को घसीटकर वापस घर के अंदर ले आते हैं, जहां चैड एलिजाबेथ की टांग के जख्म का इलाज करने लगता है। डीना एलिजाबेथ को बताती है कि मुझे तुम पर तभी शक हो गया था जब तुम मेरी बहन के फ्यूनरल में आई थी और तभी मैंने तुम्हारा पीछा करके तुम्हारा ठिकाना ढूंढा और तुम्हारे ही सामान का इस्तेमाल करके तुमसे बदला लेने की योजना बना ली थी। तभी अचानक डीना के वॉकी टॉकी से विलिस की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर चैड समझ जाता है कि विलिस भी डीना की योजना में शामिल है और डीना से वॉकी छीनकर विलिस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी डीना का प्लान होता है। अचानक वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो जाती है और विस्फोट में चैड की मौत हो जाती है। एलिजाबेथ अब अकेली रह जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह डीना को एक कुर्सी में बांध देती है और उसे उसकी बहन की मौत के अंतिम पलों का वीडियो दिखाकर मानसिक रूप से तोड़ने लगती है। एलिजाबेथ अब डीना को भी उसकी बहन की तरह
तरह ही मारने की भी कोशिश करती है और उसके पैरों में बार बार चाकू घूमकर उसे टॉर्चर करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो डीना पर आखिरी वार करने वाली होती है, तभी सही समय पर शेरफ वहाँ पहुँच जाते हैं और एलिजाबेथ पर गोली चला देते हैं। एलिजाबेथ शेरफ को धोखा देने की कोशिश करती है और खुद को विक्टिम बताकर पूरा इल्जाम डीना पर डालने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह चाकू उठाकर शेरफ पर वार करने की कोशिश करती है, शेरफ उसे पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारकर ढेर कर देते हैं और एलिजाबेथ की वही मौत हो जाती है। डीना शेरफ को बताती है कि उसने ही वो सारे टैप भेजे थे ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता चल सके। शेरफ उसे आजाद कर देते हैं। डीना उनसे रिक्वेस्ट करती है कि एलिजाबेथ की मौत को रिपोर्ट ना किया जाए क्योंकि वो इस काबिल नहीं थी कि उसकी यादें किसी सम्मान के साथ जिंदा रहे। तो शेरफ भी एक योजना बनाते हैं कि कुछ दिनों बाद पुलिस एलिजाबेथ की गुमशुदगी की जांच करेगी और उसके घर से उन्हें चैड की लाश बरामद होगी जिसे शेरिफ खुद वहां रख देंगे और एलिजाबेथ हमेशा के लिए कहानियों में एक डरावनी कातिल बनकर रह जाएगी। अंत में डीना की बहन एमिली का फिर से फ्यूनल होता है जहां मैक्स भी सुरक्षित अपने पिता के पास लौट आता है और शेरफ हमेशा के लिए डीना के शुक्रगुजार रहते हैं कि उसने उन्हें उनकी पत्नी की मौत से उभरने में मदद की और डीना को भी अपनी बहन के कातिल से बदला लेकर आखिरकार शांति मिल जाती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।